प्रयागराज की धरती से प्रणाम करते हुए आज भारत को जानने के लिए, भारत की संस्कृति को जानने के लिए हमारे साथ में सनातनी हर्ष जी हैं। हर्ष जी, आप भारत भ्रमण के दौरे पर हैं जी। और आपके पास भारत की बहुत सारी व्याख्याएं हो गई होंगी। आपने भारत को नज़दीक से देखा, भारत की नदियों को देखा, पौराणिक स्थल को देखा, कई मंदिरों में आपका जाना हुआ और वास्तव में कुछ आपसे जानना है। तो भारत की संस्कृति का आप वर्णन अपने शब्दों में बहुत अच्छे से कर सकते हैं और संयोग से, सौभाग्य से आज आपका आगमन प्रयागराज की धरती पर है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस प्रयागराज की धरती से। भारत को थोड़ा सीमित शब्दों में, कम शब्दों में आपके विचार से आप क्या व्याख्या करते हैं भारतवर्ष की, अपने भारतीय संस्कृति की? मैं छोटा सा एक आपको शब्द बताता हूँ जिसमें आप जान पाएंगे कि मैं यात्रा क्यों कर रहा हूँ और मेरे को यात्रा में क्या क्या चाहिए। मेरी यात्रा का नाम है सच्चे भारत की खोज। मैं आज ये देखना चाहता हूँ 2026 के अंदर कि वो मेरा सच्चा भारत कहाँ है, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, जिसको संतों की भूमि कहते थे, ज्ञान की भूमि कहते थे। वो सब देखने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। लगभग 27 राज्यों में अभी तक यात्रा कर चुका हूँ। नेपाल और भूटान में भी मैं यात्रा कर चुका हूँ, वो भी बिना पैसे से। एक चीज मुझे देखने को मिली है भारत के अंदर, मैं थोड़ा सा आपको रुकूंगा। एक चीज और है मित्रों, आपकी यात्रा बिना पैसे की है। बहुत बड़ी बात है कि बिना पैसे के, बिना अर्थ के इतना बड़े कार्य को किया जा सकता है। एक शिक्षा भी है। नहीं तो आज यही लोग कहना है कि हम नहीं कर सकते, हम अपने भारत को ढूंढ नहीं सकते, देख नहीं सकते, पैसा चाहिए। लेकिन आपने, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिना पैसों के भारत की यात्रा की। जी बताइए। पैसा और बिना पैसे से दोनों में बहुत अंतर है। जब आपके पास पैसा आ जाता है और कोई काम करने के लिए चलते हैं तो आप सीमित हो जाते हैं, आपके दायरे हो जाते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपके दायरे ही नहीं होते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि एक मेंढक होता है, उसको अगर एक बाल्टी में छोड़ दोगे ना तो उसका एक दायरा हो जाता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया एक बाल्टी है। अगर उसी मेंढक को आप समुद्र में छोड़ दोगे तो वो देखेगा भैया समुद्र तो खत्म होने पे ही नहीं है, इसका तो अंत ही नहीं है, तो फिर तैरो जितना तैर सकते हो। तो हम जो है समुद्र के मेंढक हैं, तो हम तैरते हैं जितना तैरा जा सकता है बिना पैसे से, घर से बिना कोई पैसा लिए। मैंने अभी तक लगभग 27 राज्य भारत के और भूटान के अंदर कुछ क्षेत्र और नेपाल का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र मैंने किया है। इन सब के अंदर मैंने धार्मिक स्थलों की यात्रा की है, सामाजिक स्थलों की यात्रा और गाँव की यात्रा मैंने की है। मैंने गाँव को करीब से जाना है कि भारत अगर बसता है, अगर हमारी संस्कृति कहीं बसती है तो वो गाँव है दोस्तों। और मैं भारत सरकार से बड़ा ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे भारत को भारत रहने दो और मेरे गांव को गांव रहने दो। मेरे गांव को शहर मत बनाइए, क्योंकि गांव से शहर है, शहर से गांव नहीं है। इसलिए मेरे गांव की संस्कृति को नष्ट मत करिए। और ये जो शहरी और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं, कृपया हमारे गाँव में मत लाइए। हमारे गाँव को वैदिक रहने दीजिए, हमारे गाँव में वही गुरुकुल परंपरा रहने दीजिए, हमारे गाँव में वो हरा भरा माहौल रहने दीजिए, ताकि कोरोना के समय में लोग जो है गाँव में आकर आशियाना ले सके। तो कृपया करके उसको गांव रहने दीजिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव है तो शहर है और गांव है तो भारत है। तो भारत की आत्मा के लिए जो कुछ कर पाए वो करें। और कई बार ऐसे देखा गया महाराज जी, अपने देश के कोने, ग्रामीण अंचलों में भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, प्रकृति को उजाड़ कर आधुनिकता लाई जा रही है। क्या ऐसी आधुनिकता किस काम की है कि हम अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने वातावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसके लिए दो चीजें हम कर सकते हैं। जैसे अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी मशीन्स और अनेकों प्रकार के यंत्र बन रहे हैं। एक यंत्र ऐसा भी बनाना चाहिए जिससे हम दर्शा सके कि प्लास्टिक से कितनी ऑक्सीजन निकलती है और पेड़ों से कितनी ऑक्सीजन निकलती है। तो अभी प्लास्टिक के पेड़ लगाना और प्लास्टिक के गिफ्ट विफ्ट देना, ये सब बंद करना चाहिए और प्रकृति के हमें जो है पास में आना चाहिए। तो हम जो है, मैं तो कहता हूँ कि मंदिरों के अंदर भी एक नया आइडिया आपको देता हूँ। मंदिरों के अंदर ये फूल प्रसाद और ये सब बंद कीजिए, और बंद नहीं करते तो एक स्टॉल मंदिर की तरफ से पेड़ों की लगाइए। बाहर के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसके अंदर लगभग बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं, उनको प्रसाद में पेड़ ले जाने दीजिए और वहाँ से प्रसाद में भगवान के चरणों का एक पेड़ उनको मिलना चाहिए, एक परिवार को, और जाएगा प्रसाद के रूप में जाकर अपने घर लगाएगा। क्योंकि लोग जो है ना, जब भगवान के चरणों में मिट्टी भी लग जाती है ना, उसको भी लोग खा लेते हैं, और अगर बाहर जाकर मिट्टी के अंदर उनका हाथ धस जाए तो वो उसको गंदा मानते हैं। तो अगर
भगवान के पैरों में लगी हुई चीज़ों को इतना पवित्र मानते, तो क्यों ना वहाँ से हमको पेड़ मिले और वही पेड़ हम प्रसाद रूप जाकर अपने घर में लगाए, उसकी पूजा करें। देखिए हमारी प्रकृति कैसे बचना शुरू हो जाएगी। अब आपने बताया है कि आपने 27 राज्यों की यात्रा की है, नेपाल की यात्रा की है, भूटान की यात्रा की है। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पूरा भारत हमारा एक है, लेकिन कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ से आपको लगा कि यहाँ से सीख के हमें दूसरे प्रदेशों में ये चीज़ें ले जानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अनुभूतियाँ जो प्रकृति के लिए हों, या कुछ ऐसा संदेश हो, वो आप बताएं किसी भी राज्य की। जी, मैं उत्तर प्रदेश को भी अभी ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जाना कि यहाँ सप्त ऋषियों में से लगभग गाजीपुर जिले के अंदर 5 से 4 से 5 ऋषियों की तपोस्थली और जन्मस्थली भी रही है। तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और उस क्षेत्र में मैंने देखा कि प्रकृति ज़बरदस्त है। वहाँ के पेड़ पौधे, वातावरण बहुत अच्छा है और उस क्षेत्र के अंदर बड़े ऐसे सिद्ध महात्मा हुए हैं जिनको अगर आज हम वहाँ जाकर महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने जाना कि मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस ना बनाकर बल्कि ध्यान का केंद्र बनाया जाए और मंदिरों को डेकोरेशन आप लोग कर रहे हैं, बाहर से आप जो मर्जी करिए, लेकिन कम से कम उसके ध्यान की स्थली उसके अंदर जरूर बनाइए। मंदिरों के मूल स्थिति से, जो उसकी मूल में है, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी और मंदिर चेतना का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, जी ना कि वो दिखावे के लिए है। जी वो फोटोग्राफी की जगह नहीं है, सेल्फी लेने की जगह नहीं है। मंदिर में अपनी चेतना को जागृत करने के लिए जाइए, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए जाइए, और ऐसा होना चाहिए। ऐसा इसमें मंदिर के अंदर ढोल ढमाका और ये सब नाच गाना ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट नहीं है। आप जहाँ पर जाकर ये काम कर रहे हो वो उसका पॉइंट है ही नहीं है। मतलब कि आप गलत जगह जा किसी सवाल के अंदर गलत फार्मूला लगाओगे तो उसका आंसर नहीं आ पाएगा कभी भी। इसी प्रकार से हमको जो चेतना चाहिए, हम मंदिर में लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर में फार्मूला गलत लगाया हुआ है, इसलिए हम चेतन नहीं हो पाते। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपका जब मोबाइल लो हो जाता है, बैटरी लो हो जाती है, उसको क्या करते हैं आप? चार्जिंग लगाते हैं उसको। और चार्जिंग कहाँ लगाते हैं? प्लग के पास जाना पड़ता है। प्लग तो हमारे पास नहीं आता है। इसी प्रकार हमारी भी एक बैटरी है, हमारी एक बैटरी है जब मोटिवेट की और डीमोटिवेट की। जब हम डीमोटिवेट पूरा दिन में हो जाते हैं, बैटरी लो हो जाती है, तो हम जाते हैं उस बोर्ड के पास में, या फिर आप कहिए कि मंदिर के पास में जाते हैं, बैठते हैं 5-10 मिनट, इतने में हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि हमारा अडाप्टर जो है ना ज़्यादा वोल्टेज का है, तो जल्दी हमको चार्ज कर देता है। तो हम सुबह में चार्जिंग लेते हैं, शाम में पूरा समाज घूमते हैं, और पूरा दिन में पूरा समाज घूमते, शाम को फिर बैटरी लो हो जाती है, फिर हम जो है जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है अपनी बैटरी को ज़्यादा जल्दी लो कर देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान बांटते हैं और अनेकों प्रकार के भ्रमण करते हैं। वो 3 दिन में 3 बार अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, सुबह में, दोपहर में और शाम में, जिसको त्रिकाल संध्या बोलते हैं। जो व्यक्ति अपनी इस तरीके से बैटरी चार्ज करता है वो हमेशा पावर ज़्यादा देता है, जिसकी कहते हैं कि चेतन। ये व्यक्ति चेतन है, इसके सामने खड़े होने से हम लोगों को ज्ञान की अनुभूति हो रही है। जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आप आए। और अभी हम लोग हैं कंपनी बाग में, जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका नाम इतिहास में अमर है। और ऐसे महापुरुष यहाँ पर आकर भी हमको एक प्रेरणा मिलती है, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी मिलती है, और कैसे एक नौजवान अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए शहीद हो गया।